देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। अच्छा, यस तो मैम। देखो देखो एक क्वेश्चन 2 मैंने होमवर्क दिया था ये वाले पीडीएफ से, ठीक है। ये उसमें ऐड करना था, ठीक है। मुझे एक बार बोलोगे तो हम सेंड कर देंगे, ठीक है। ऐड हो गया, अभी तो मैंने इंडिविजुअली निकाला है। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। ये करवा देता हूँ पहले। यहाँ पर बोल रहा है वेजेस, आगे कुछ wages negotiations are going on with the recognized employees union। wages पेमेंट का नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक है। एम्प्लॉइज यूनियन, गुड इवनिंग शंकर। गुड इवनिंग मैम। Wages negotiation are going on with recognized employees union and the management wants you as an executive of the company to formulate an incentive scheme with a view to increase productivity। बोल रहा है कि वेजेस को लेके नेगोशिएशन चल रहा है इम्प्लॉइज यूनियन के साथ, और मैनेजमेंट ये चाहता है कि एज एन एग्जीक्यूटिव, कंपनी के एग्जीक्यूटिव के तौर पे हमें क्या करना है, हमें ऐसा कोई इंसेंटिव स्कीम लेके आना है एम्प्लॉय लोगों के लिए, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और हमारा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। द केस ऑफ 3 typical वर्कर ABC who produce respectively 180, 120 and 100 units of the company's product in a normal day of 8 hours is taken up for a study। मतलब एक तो हमें केस स्टडी करना पड़ेगा ना, कि अगर हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हम लोग इंसेंटिव स्कीम जो लेंगे वो कौन सा ले, ताकि हम लोग जो पेमेंट करेंगे वर्कर को वो भी मोटिवेटेड रहे, हमारा जो है प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। तो ये 3 वर्कर पे एनालिसिस करके देखा जा रहा है, ABC, जिन्होंने नॉर्मली 180, 120 और 100 यूनिट कंपनी का प्रोडक्शन दिया हुआ है 8 आवर्स जो नॉर्मल पर डे काम होता है उसके बेसिस पे। एज्यूमिंग दैट द डे वेजेस वुड बी गारंटेड एट 75 पर आवर। बोल रहा है कि देखो डे वेजेस का मतलब हो गया टाइम वेजेस, है ना। टाइम मैंने बोला था डेज वाइज हो सकता है, वीकली हो सकता है, आवरली हो सकता है। तो यहाँ पर आवरली दिया है, 1 घंटा काम करने का 75, और एक दिन में 8 घंटा काम होता है, तो नॉर्मल वेजेस इतना होगा वर्कर लोगों का 8 into 75 करके। एंड द पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन ए स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। और अगर हम लोग पीस रेट देखते हैं वो कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट, आवरली मतलब 10 यूनिट पर आवर जो है प्रोडक्शन होता है। आवरली आउटपुट का मतलब 10 यूनिट पर आवर जो है प्रोडक्शन होता है। इस बेसिस पे पीस रेट दिया जाता है। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द वर्कर एंड एम्प्लॉइज कॉस्ट पर 100 पीसेस अंडर डे वेजेस पीस रेट हाल्से स्कीम एंड द रोवन स्कीम। हमें बोला क्या है क्वेश्चन में, देखो बोल रहा है कि हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, डे वेजेस कैलकुलेट करके देना है। किनका कैलकुलेट करेंगे, ये ABC का। और हम लोग देखेंगे ये अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डे वेजेस से कैलकुलेट करना है। डे वेजेस मतलब पर डे बेसिस पे जो मिलेगा, यानी 8 आवर्स बेसिस पे। पीस रेट मतलब पीस रेट बेसिस पे जो मिलेगा। पीस रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें रेट नहीं पता है, लेकिन ये पता है 1 आवर में 10 यूनिट बनाते हैं, तो हम लोग रेट निकाल लेंगे। पीस रेट कैसे निकलेगा, समथिंग कुछ भी एक रुपीस आएगा, रुपीस पर पीस के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग हेल्थ स्कीम फॉलो करते हैं तो कितना होगा, रोवन करेंगे तो कितना होगा। ऑल्सो कैलकुलेट अंडर द अबव स्कीम द एवरेज कॉस्ट ऑफ द लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। कंपनी अगर 100 पीसेस प्रोड्यूस करना चाहती है तो उस कंपनी का एवरेज लेबर कॉस्ट क्या हो सकता है, अगर हम लोग ये सारे स्कीम फॉलो करते हैं तो। अभी देखो एक कोई भी एक मेथड से करने से समझ में आएगा कि एक्चुअली हमें कैसे करके कैलकुलेट करना है। हम लोग पहले डे वेजेस के बेसिस पे निकालेंगे। अगर हम लोग वर्कर को डे वेजेस बेसिस पे देते हैं तो कितना करके होगा पेमेंट, देखो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन
ऑफ अर्निंग अंडर डिफरेंट वेजेस स्कीम। अलग अलग स्कीम पे हमें वेजेस कैलकुलेट करके दिखाना है। जैसे पहला हमें जो क्वेश्चन भी था हम लोग पहले वही निकालेंगे, डे वेजेस। पहले डे वेजेस पे निकाल के देखते हैं। तो देखो किसका कैलकुलेट करके देखना है। हम लोग ये स्टडी किसके ऊपर कर रहे हैं, 3 वर्कर है एबीसी, उनके ऊपर हम लोग ये स्टडी कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब सीधा बात है, हम लोग अभी निकालेंगे एबीसी को डेली वेजेस बेसिस पे कितना मिल सकता है। तो कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग पहला कौन सा निकाल रहे हैं, डे वेजेस बेसिस वाले। अब देखो ये क्वेश्चन में बहुत सारी चीज एक साथ है, लेकिन हम लोग को हो सकता है कोई एक मेथड पूछ ले, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पर लिखते हैं वर्कर डे वेजेस जो कि निकालने के लिए बोला गया है। और हम लोग को और एक चीज भी निकालने के लिए बोला है, ये तो निकालने के लिए बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट अंडर द अबव स्कीम्स। मतलब ये सारे स्कीम के अंडर हमें क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी। कंपनी का एवरेज कॉस्ट क्या होगा अगर वर्कर 100 पीसेस जो है प्रोडक्शन करते हैं तो, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हम ये कैलकुलेट करके दिखाते हैं, उसके बाद साइड में ही कॉलम कर लेंगे, साइड में जगह रखो, ठीक है। तो वर्कर का नाम है एबीसी, ठीक है। डे वेजेस कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो 8 आवर्स पर डे काम होता है और 1 आवर के लिए 75 मिलता है। तो डे वेजेस कैसे हो जाएगा, 8 आवर्स पर डे इंटू ₹75 पर आवर, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आता है, 8 × 75, तो ये आ गया देखो 600 रुपीज, ठीक है। डे वेजेस ये रुपीज में निकल जाएगा, 600 रुपीज आ गया। इनका भी सेम ही होगा क्योंकि सभी 8-8 घंटे ही काम करते हैं एक दिन में, और हमें डे वेजेस निकालने के लिए बोला है। मतलब एक दिन में एक वर्कर कितना पैसा लेके जाता है, तो एक दिन में एक वर्कर काम करता है 8 घंटा और 75 के हिसाब से 600 रुपीज लेके जाएगा। ये वाला आंसर तो इजीली कैलकुलेट हो गया। हमें जो डे वेजेस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, उसके बाद और एक जो पॉइंट कैलकुलेट करने बोला है वो देखो कैसे होगा। इसमें हमें बोल रहा है, ये पढ़ के समझना पड़ेगा। द एवरेज कॉस्ट हमें निकालना है फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। अगर कंपनी 100 पीसेस प्रोड्यूस करती है तो एवरेज कॉस्ट कितना आएगा, ठीक है। तो वैसे तो देखो एबीसी इंडिविजुअली कितना प्रोड्यूस करते हैं, हम वो लिखते हैं पहले। क्यों, अभी लिखने से समझ में आएगा। देखो हम लोग एक्चुअल आउटपुट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो पेमेंट मिल रहा है वो तो एक्चुअल आउटपुट के लिए मिल रहा है। एबीसी को जो ये 600 करके मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो 120 100 एंड यहाँ पर 180 इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं पर डे बेसिस पे। देखो यहाँ पर बोला है ना, इन्होंने कितना कितना प्रोड्यूस कर रखा है, ए ने 180 यूनिट, बी ने 120 यूनिट और सी ने 100 यूनिट, ठीक है। तो ये इतना प्रोड्यूस हुआ है और उसके बदले इनको इतना पेमेंट मिलेगा, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया 1800, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल, ठीक है। यहाँ पर टोटल का कॉलम बना लिया मैंने, ऐसे कर लेते हैं। ये टोटल हो गया, ये एक्चुअल आउटपुट हो गया। टोटल करते हैं एक्चुअल आउटपुट का, 100 100 100 300 और 300 और ये 80 और 20 100 मतलब 400, ठीक है 400। तो इसका मतलब 400 यूनिट बनाने के लिए 1800 मिल रहा है। ऐसा लिंक हम क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि अगर वर्कर लोग एवरेज 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, पीसेस जो है, यूनिट जो है पीस में दिया हुआ है, तो कितना लेबर कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो वो कैसे के निकालेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस। इंडिविजुअली निकालते हैं, देखो कितना होगा, कैसे निकालेंगे। 180 यूनिट प्रोड्यूस करने से 600 मिलता है, तो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने से कितना मिलेगा। तो 180 के लिए अगर 600 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, इससे हमें पता चल जाएगा कितना मिलेगा, 600 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। तो ये आ गया 333, ये देखो
333.33, ये इंडिविजुअली निकाल रहे हैं। 600 रुपीज मिलता है 120 यूनिट प्रोड्यूस करने से, तो एक एक यूनिट प्रोड्यूस करने से कितना मिलेगा, तो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का कितना मिलेगा, 600 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 500 रुपीज मिलेगा। ठीक है, ये भी रुपीज में आ रहा है। और यहाँ पर 600 मिलता है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का, और 100 का ही हमें निकालने बोला है, तो इसका आंसर 600 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0.00 लिख सकते हैं हम लोग, ये इतना हो गया। अच्छा, ये हम लोग का आ गया लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस। लेकिन हम लोग को निकालने के लिए क्या बोल रखा है, देखो हम लोग को बोल रहा है एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, मतलब टोटल टोटल निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पर निकालते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, कितना हो जाएगा। टोटल 1800 हमारा लेबर कॉस्ट लग रहा है। देखो हमें टोटल पूछा है, टोटल 1800 लेबर कॉस्ट लग रहा है। कितना यूनिट बन रहा है, 400 यूनिट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 400 पीसेस बनाने के लिए ना, तो 100 पीसेस के लिए कितना होगा, यही एवरेज निकल जाएगा। एवरेज मतलब हम लोगों ने इंडिविजुअली वर्कर का कैलकुलेट नहीं किया, ओवरऑल कैलकुलेट किया। तो ये कैंसिल आउट होने से 4 हो जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाई 4, 450। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। तो ये हम लोग का निकल गया जो बोला था यहाँ पर। और यहाँ एक बोला था कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द 3 वर्कर्स एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस अंडर डे वेजेस। देखो हमें डे वेजेस तो निकालना ही है, और ये देखो उसके साथ साथ एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस भी निकाल के दिखाना है डे वेजेस के अंडर, इसीलिए ये वाला कॉलम बना है। ये वाला कॉलम क्यों मैंने बनाया, क्योंकि हमें इंडिविजुअली भी बोला है कि वर्कर लोगों का अगर 100 पीसेस के बेसिस पे कितना वेजेस होगा। ठीक है, ये देखो कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ईच ऑफ द 3 वर्कर, मतलब ए बी सी तीनों का अलग अलग हमें अर्निंग निकालना है, जो कि हमारा ये आंसर बता रहा है 600 600 600। उसके बाद बोल रहा है एंड एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस, एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस। तो 100 पीसेस के लिए कितना होगा, अगर 180 के लिए 600, तो 100 के लिए ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा। और उसके बाद नीचे जो मतलब लाइन लिखा हुआ है वहां पर बोला है एवरेज एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने के लिए। ठीक है, तो एवरेज लेबर कॉस्ट फॉर 100 पीसेस, तो ये फॉर ये जो है टोटल अमाउंट, क्योंकि टोटल का ही एवरेज निकलता है, तो टोटल 1800 पेमेंट कर रहे 400 पीसेस के लिए। तो 100 पीसेस पूछा है, तो हम लोगों ने 100 पीसेस के लिए निकाल दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें बाकी मेथड से भी करना पड़ेगा, जैसे कि पीस रेट, इसमें भी हमें सेम वही चीज निकालना है। इंडिविजुअली लेबर को कितना मिल रहा है, इंडिविजुअली पर पीसेस के लिए कितना मिल रहा है, एवरेज 100 पीसेस के लिए कितना मिलेगा, यही 3 चीज हमें निकाल के दिखाना है। तो सेकंड लिखते हैं पीस रेट। यहाँ पर लिखेंगे वर्कर। अच्छा, पीस रेट जो है वहां पर पेमेंट कैसे होता है, पीस रेट में पेमेंट होता है पर पीसेस के बेसिस पे। तो हमें यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट लिखना पड़ेगा, जितना जिसने प्रोडक्शन किया है उसी बेसिस पे उसको पेमेंट मिलेगा। एक्चुअल आउटपुट ब्रैकेट में लिख दिया मैंने यूनिट। तो वर्कर 3 है, ए बी सी, एक्चुअल आउटपुट है 180 120 100। अच्छा, पीस रेट, यहाँ पर देखो, यहाँ भी हम लोग लिख सकते थे वेजेस रेट। यहाँ भी अगर चाहे तो हम लोग एक वेजेस रेट का कॉलम बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे देखो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वेजेस रेट, जो कि हो जाएगा ₹75 पर आवर, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पीस रेट स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्ट हमें पीस रेट दिया हुआ नहीं है, हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा पीस रेट। ठीक है, पीस रेट, और उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेजेस पीस रेट के बेसिस पे। अच्छा, अब पीस रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं यहाँ पर बनाते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीस रेट, जो कि हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट इंफॉर्मेशन से निकल जाएगा। देखो
देखो पीस रेट कैसे कैलकुलेट होगा, 75 1 आवर के लिए पे होता है, ठीक है, और 1 आवर में 10 यूनिट्स बन जाता है। मतलब इसमें जो लिंक है वो क्या हुआ, पहला बात बोल रहा है कि 1 आवर में कितने यूनिट्स बन जाते हैं, 10 यूनिट्स बन जाते हैं, ठीक है, 1 आवर्स इक्वल टू 10 यूनिट। और एक चीज है 1 आवर इक्वल टू ₹75। कोई वर्कर अगर 1 घंटा काम करता है तो वो 10 यूनिट बना लेगा और उसे ₹75 मिल जाएगा। अब पीस रेट निकालना है, मतलब पर पीसेस का हमें रेट निकालना है कि कितना पेमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब जब 10 यूनिट्स बनाने का कितना पेमेंट हो रहा है, 75। क्योंकि देखो लिंक है ना, देखो 1 घंटे काम करने पे 10 यूनिट बन जाता है और 1 घंटा काम करने पे 75 मिल जाता है। मतलब अगर यूनिट पे देखे तो वर्कर ऐसा सोचेगा कि हम 10 यूनिट बनाएंगे तो मुझे 75 मिलेगा, ठीक है, 10 यूनिट बनाने का 75 मिलता है, तो 1 यूनिट बनाने का जो मिलेगा वही हम लोग का पीस रेट होगा, 7.5 ₹7.5 पर पीस, ठीक है, ये पीस रेट हो गया। 7.5, 7.5 और 7.5, ठीक है, ये हम लोग का वर्किंग नोट नंबर 1 से मिल गया। अब हम लोग वेजेस निकाल सकते हैं। वेजेस हमें पीस रेट में निकालना है, कैसे निकालेंगे, 7.5 जो है पर पीस के लिए मिलता है, तो अगर किसी ने इतना यूनिट बनाया है तो उसे कितना मिलेगा, 180 इंटू 7.5, इसको मिलेगा 120 इंटू 7.5, सी को मिलेगा 100 इंटू 7.5। देखते हैं कितना होता है, 180 इंटू 7.5, तो ये हो गया 1350, 900, 750, ठीक है। अब हमें और एक चीज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वाला कॉलम, लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस कितना होगा, क्योंकि ये हमें बोला है कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, ये पेमेंट कैसे होता है, ये पेमेंट होता है 180 यूनिट बनाने के लिए, तो 100 यूनिट बनाने के लिए कितना होगा, या फिर और एक सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का, 100 इंटू 7.5 करेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, 100 इंटू 7.5, क्योंकि यहाँ तो पीस रेट है, 100 इंटू 7.5, 100 इंटू 7.5 यानी कि 750 करके होगा। और क्या हम लोग यूनिटरी मेथड करके भी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इतना घुमा के क्यों करें, मतलब अगर हम लोग ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं कि 180 के लिए 1350, 1 के लिए 1350 डिवाइडेड बाई 180, तो 100 के लिए, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे टाइम वेस्ट होगा। ऐसे क्यों करें, जबकि हमारे पास पीस रेट अवेलेबल है, तो हम लोग पीस रेट को फॉलो करेंगे ना, तो भी हमारा 750 ही आएगा। ये देखो 1350 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। क्यों, देखो क्योंकि जब हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग का तो पर पीस ही निकल के आ रहा है, 7.5 है ना, पर पीस रेट, तो ये हो गया, तो ये कॉलम बन गया। अब हम लोग को निकालना है एवरेज वेज रेट। यहाँ पर लिखते हैं एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। कैसे होगा, जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इतना जो बना है ये कितना है, ये है 400, है ना, 400 यूनिट बना है, जिसपे खर्चा कितना आया, 750, 900, 1350, ठीक है, 3000 रुपीज का खर्चा आया। तो फिर 100 पीसेस के लिए कितना होगा, तो अगर हम लोग एवरेज देखें तो 300 हम लोगों ने खर्चा किया, 400 यूनिट हमें मिला उसके बदले, ठीक है, तो इससे डिवाइड करने से हमें मिलता है कि एवरेज हम लोगों ने कितना दिया, वैसे ये 7.5 ही एवरेज में निकल के आ रहा है, ठीक है, इंटू 100,
तो यहाँ पर 750 रुपए निकल के आ रहे हैं कि अगर हम लोग एवरेज भी देखें तो लेबर को 750। लेकिन एक चीज देखो, जब इंडिविजुअली देखोगे तो ऐसा नहीं कि सभी को 750 मिला, ये तो एवरेज है ना। ये देखो, किसी को 1350, किसी को 900, किसी को 750, और एवरेज अगर देखें तो 750 होगा। जैसे तुम लोग के रिजल्ट में एवरेज जो होता है, मान लो किसी को 90% मिला है, ठीक है, 3-4 सब्जेक्ट मिला के, तो सभी में 90 मिला, ऐसा जरूरी थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो वही चीज, एवरेज तो हमें एक इंडिविजुअल वैल्यू देता है जिससे हम लोग पूरे सीरीज ऑफ डेटा को, ये एक जैसा सीरीज ऑफ डेटा है, इसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली ये डेटा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ठीक है। तो इसका एवरेज, एवरेज मतलब मिडिल पॉइंट, इस डेटा का मिडिल पॉइंट, मतलब 750 से कुछ कम वैल्यू होगा, 750 से कुछ ज्यादा वैल्यू भी होगा, ठीक है, या फिर 750 से स्टार्टिंग हो सकता है, जैसे एवरेज का मतलब यही होता है। अब नेक्स्ट हमें हाल से स्कीम में देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हाल से स्कीम। अच्छा, अब इसमें काफी सारा कॉलम होगा, हम लोग थोड़ा छोटा छोटा करके लिखेंगे क्योंकि हाल से में टाइम सेव, टाइम अलाउड, ये सब निकालना पड़ता है। तो ए वर्कर है, ABC, ठीक है। अब कॉलम कैसे बनाएंगे, देखो कॉलम तो हमें कोई बताएगा नहीं कैसे बनाना है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि जो हमें नीड है हेल्थ सिस्टम के जो रूल्स है उसके हिसाब से, तो हमें क्या क्या चाहिए होगा। हेल्थ स्कीम में हमें स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम टेकन चाहिए होगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड टाइम तो गिवन है, ये देखो। लेकिन ये यूनिट के बेसिस पे गिवन है, मतलब एक यूनिट बनाने का 10, सॉरी, 1 घंटे में 10 यूनिट्स बनेगा। बट हाल से देख लो या रोवन देख लो, इसमें होता क्या है, ये आवरली बेस्ड है, ठीक है, ये यूनिट बेस्ड नहीं है, ये आवरली बेस्ड है। मतलब हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक यूनिट बनाने में कितने टाइम लगते हैं, निकल जाएगा। ये देखो हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 10 यूनिट्स बनाने में 1 आवर लगता है, ठीक है, 10 यूनिट्स बनाने में यहाँ पर दिया हुआ है स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। तो हम लोग 1 यूनिट का तो हमें चाहिए नहीं, हमें आवरली चाहिए, मतलब यहाँ पर हो रहा है 10 यूनिट्स के लिए 1 आवर लगता है। ये देखो 10 यूनिट्स के लिए 1 आवर लगता है, हम लोग को निकालना पड़ेगा एक यूनिट के लिए कितना टाइम लगता है, वही हम लोग का स्टैंडर्ड मतलब आवर्स हो जाएगा। क्यों आवर्स में निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो हाल से में हमें आवर्सली बेसिस चाहिए ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे स्टैंडर्ड टाइम का, कैलकुलेट कर लेंगे कितना होगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे एक्चुअल टाइम। फिर यहाँ पर लिखेंगे अगर कुछ टाइम सेव्ड है तो, और जैसे टाइम सेव्ड होगा तो फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा बोनस आवर, क्योंकि हाल से स्कीम हमें क्या बोलता है, बोनस आवर निकालने के लिए, जो कि होता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड। अगर कुछ टाइम सेव्ड निकला तो, ठीक है, बोनस आवर। उसके बाद हम लोग निकालेंगे रेट पर आवर और वेजेस, वेजेस और एक 100 पीसेस के लिए जो होगा वो भी निकालना पड़ेगा, लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस। ये कुछ कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले हमें ये दो कॉलम में इंफॉर्मेशन भी चाहिए। तो यहाँ पर निकालते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा, वर्किंग नोट 1 करके। स्टैंडर्ड, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा, पहले मैंने कितना सारा वर्किंग नोट बनाया, एक, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 आवर में बन जाता है 10 यूनिट्स या पीसेस, जो भी बोलो। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। आवरली आउटपुट 10 यूनिट्स, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 10 यूनिट बनाने में टाइम लगता है 1 आवर, मतलब ऐसे निकालते हैं, देखो। तो 1 यूनिट बनाने के लिए 1/10 आवर्स, तो 1/10 आवर्स का मतलब 1 आवर है, ठीक है। 1 आवर को हम लोग 60 से डिवाइड कर लेते हैं,
ठीक है, 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना होगा। 61 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 6 मिनट्स। 6 मिनट्स हो गया क्योंकि मैंने 1 आवर को मिनट्स में ट्रांसफर कर लिया। एक सेकेंड, एक्चुअल टाइम इन्होंने कितना कितना दिया है वो भी तो निकालना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ पर बोला एबीसी प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली 120 180 120 100 यूनिट्स ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स। अच्छा, 8 आवर्स में इन्होंने बनाया है, यहाँ से हमें मिल जाएगा। ओ, आवरली भी तो दिया हुआ है, जैसे ये आउटपुट दिया हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट यूज करके कर रहे तो 6 मिनट्स निकल के आ गया, थोड़ा सा ये गलत हो जाएगा। इस ऐसे करके नहीं होना चाहिए। क्यों हम बता रहे हैं ऐसे करके नहीं होगा, क्योंकि देखो ये हम लोग यूनिट का यूज कर रहे हैं। जब हमें आवर दिया हुआ है तो हम लोग आवर के हेल्प से करेंगे ना। 8 आवर्स, 8 आवर्स में ये 180 यूनिट बना लेते हैं, ठीक है। 8 आवर्स में एक्चुअली क्या करना है देखो। नहीं हो रहा है, एक मिनट रुको। देखो यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है, देखो हम लोग को निकालना है टाइम टेकन, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम क्या कैसे निकालना है, आवरली बेसिस पे। तो हमें ना स्टैंडर्ड टाइम को आवरली बेसिस पे निकालना है, तो हम लोग आवर्स का ही इंफॉर्मेशन लेंगे। मैंने जैसे कि यूनिट का ले लिया था, ये नहीं चलेगा। देखो ये भी प्रोसेस गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हाल से कर रहे हैं तो ये यूनिट बेसिस पे दिया हुआ है, तो ऐसे हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, देखो हमें 8 आवर्स में कितना प्रोडक्शन किया इन्होंने वो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ए ने 8 आवर्स में प्रोडक्शन किया है यहाँ पर 180 यूनिट, और बी ने किया है 120, और सी ने किया है 100। तो इसको हम लोग कैलकुलेट ऐसे करेंगे, देखो। एक्चुअल टाइम टेकन भी निकालना पड़ेगा, और हमें एक्चुअल टाइम टेकन तो हमें पता है। देखो एक्चुअल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, एक्चुअली हम एक काम करते हैं यहाँ पर ना, एक्चुअल आउटपुट का भी कॉलम बनाते हैं। देखो ये लिख लेते हैं तो आसान हो जाएगा समझना। एक्चुअल आउटपुट का कॉलम हो जाएगा, एक्चुअली हमें कॉलम को जो है सही तरीके से रिप्रेजेंट भी करना चाहिए। ये देखो 180 120 और 100, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि एक्चुअल टाइम टेकन क्या है, अब हम लोग क्लियरली लिंक कर पाएंगे, वो कॉलम लिख लेने से बेटर होता। ये देखो 180 यूनिट बनाने के लिए 8 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल टाइम टेकन कितना है, एक्चुअल टाइम टेकन अगर हम लोग आवर्स में देखें, ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि इतना आउटपुट आवर के बेसिस पे देखो तो कितने टाइम में बना है, 8 आवर्स में, 8 आवर्स में, 8 आवर्स में, ठीक है। ये हर जगह पे इक्वल होगा। क्यों, देखो क्योंकि हम लोग को यहाँ पर बताया है द केस ऑफ 3 टिपिकल वर्कर्स एबीसी हु प्रोड्यूस रेस्पेक्टिवली 180 120 एंड 100 यूनिट ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट इन ए नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स इज टेकन अप फॉर स्टडी। 8 आवर्स में इन्होंने इतना इतना बनाया है, मतलब एक्चुअल टाइम टेकन 8 आवर्स हो जाएगा। अब जो स्टैंडर्ड टाइम टेकन है वो हमें निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइम टेकन किसका कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, ए बी सी सबका अलग अलग निकलेगा। देखो स्टैंडर्ड टाइम टेकन मतलब टाइम अलाउड, ठीक है। तो टाइम अलाउड कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे। 180 यूनिट बनाने के लिए 8 आवर्स दिए, 180 यूनिट बनाया है 8 आवर्स में, ठीक है। एक मिनट, इसमें लिंक कैसे करेंगे, एक सेकेंड। वन हाँ, ये देखो ऐसे करके करना पड़ेगा। 180 यूनिट बनाया है 8 आवर्स में। अच्छा, 1 यूनिट बनाने में 10 यूनिट्स बनाने में 1 घंटा लगता है, ऐसे करके हमें लिंक करना पड़ेगा। देखते हैं देखो कैसे होगा, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। यही होता है कॉस्टिंग में कि हमें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग लिंक करें जब हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहता है। तो अगर
10 यूनिट्स बनाने में 1 आवर लगता है, 10 यूनिट्स बनाने में अगर 1 आवर लगता है, ये हमें स्टैंडर्ड दिया हुआ था, तो 1 यूनिट बनाने में 1/10 लगेगा जो हम निकाल रहे थे। तो 180 बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, 180 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 18 आवर्स। ठीक है, ऐसे निकालना पड़ेगा, 18 आवर्स लगना चाहिए, बट इन्होंने लिया है 8 आवर्स। ठीक है, ये 8 आवर्स में एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ है, ये हमें बता दिया गया है। ठीक है, अब हमें लिंक करना पड़ेगा ये दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा उस हिसाब से करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ये देखो, ए के लिए कैसे हो जाएगा, ए के लिए हो जाएगा कि 10 यूनिट्स बनाने में 1 आवर, 1 यूनिट बनाने में 1/10 आवर्स, तो 180 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए था, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, इसीलिए 1/10 से जब हम लोग 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टाइम निकल के आएगा वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम निकल के आएगा। तो 18 आवर्स लगना चाहिए ए को। ठीक है, अब हम लोग बी का निकालते हैं। देखो, बी का भी सेम तरीके से निकालेंगे। बी का स्टैंडर्ड क्या है, 10 यूनिट्स बनाने के लिए लगता है 1 आवर, 1 यूनिट बनाने के लिए 1/10 आवर्स लगता है, और बी ने बनाए हुए हैं 120, तो 120 यूनिट्स बनाने के लिए एक्चुअली लगना कितना चाहिए था, 12 आवर्स। ठीक है, बट उन्होंने 8 आवर्स में ही काम कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब सी का कैलकुलेट करेंगे। 10 यूनिट्स बनाने में लगता है 1 आवर। ठीक है, 1 यूनिट्स बनाने में लगेगा 1/10 आवर, तो 100 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 10 आवर्स। ठीक है, 100 यूनिट बनाने में 10 आवर्स लगेगा, इस तरीके से। लेकिन एक्चुअली इतना इतना टाइम लगा, मतलब सभी ने टाइम बचाया। ए ने 18 आवर्स का काम 8 आवर्स में कर लिया, तो इसका टाइम सेव्ड हो जाएगा 10 आवर्स। 12 आवर्स का काम 8 आवर्स में कर लिया, तो इसका टाइम बच जाएगा 4 आवर्स। और 10 आवर्स का काम 8 आवर्स में कर लिया, तो इसका टाइम बच जाएगा 2 आवर्स। अब बोनस आवर्स कितना होगा, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, मतलब 50% ऑफ 10, मतलब 5 आवर, 50% ऑफ 4, यानी कि 2 आवर्स। अच्छा, इसके बाद 2, 50% ऑफ 2, यानी कि 1 आवर। ठीक है, अच्छा, अब रेट पर आवर, ये हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट पर आवर। ये देखो, रेट पर आवर 75 करके ये दिया हुआ था। 75, 75, 75। ठीक है, तो वेजेस कितना होगा, हम एक काम करते हैं, इसी कॉलम में हम पूरा टोटल वेजेस कर लेते हैं। ठीक है, और टोटल वेजेस का मतलब होता है नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ये दोनों को एक ही साथ निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो कितना टाइम काम हो रहा है। बोनस तो हो जाएगा 75 × 5। ठीक है, बोनस हो जाएगा 75 × 5। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर जगह हो जाएगा। देखते हैं, नीचे कर लेते, जगह नहीं होगा, वर्किंग नोट करके करते फिर वहां पर पुट कर देंगे। टोटल वेजेस, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ए बी सी। ए का नॉर्मल वेजेस 75 पर आवर करके और 8 आवर्स काम किया है, तो 8 × 75 प्लस बोनस हो जाएगा 75 पर आवर करके मिलेगा, और टाइम बचाया है और उसका 50% 5 आवर्स। तो 8 × 75, 600 प्लस 75 × 5, 375, 975, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड वाला, इनका भी 8 आवर से काम किया इन्होंने, इंटू 75 प्लस ये 75 तो होगा ही, और जितना टाइम बचाया है 2 आवर्स, 600 प्लस 150, 750, 8 × 75 प्लस 1 ×
75, देखो टाइम शिफ्ट जो बोनस निकल के आया था, बोनस आवर 1, तो 600 प्लस 75, 675, 75, 975, 750 और 675। अब इसके बाद भी हमें निकालना पड़ेगा कि पर पीस 100 पीसेस का कितना चार्जेस होगा। तो 975 जो है ये कितने पीसेस के लिए आया, 975 आ रहा है 180 पीसेस के लिए। एक एक केस में अगर देखें तो पर पीसेस कितना होगा, 180 से डिवाइड करने से, अब इंटू 100 करने से 100 पीसेस का पता चलेगा। सिमिलरली 750 रुपीज लेके जा रहा है बी, कितने पीसेस के लिए, 120, तो 100 पीसेस के लिए कितना होगा। और 675 रुपीज लेके जा रहा है 100 पीसेस के लिए सी, ये देखो, तो 100 पीसेस के लिए यही वाला आ जाएगा, 100 पीसेस के लिए कितना होगा। तो 975 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, तो ये आ रहा है 541.6, मतलब 541.67 लिख सकते हैं हम लोग। 750 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, 625, और ये 675 हो जाएगा। ठीक है, तो पर 100 पीसेस का निकल गया। और अब एवरेज कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस। तो यहाँ पर ये कितने पीसेस के लिए है, 400, इसका अगर हम लोग टोटल करते हैं ये 400 पीसेस के लिए है। ठीक है, 400 पीसेस के लिए कितना पेमेंट जा रहा है ये टोटल करने से पता चले। ₹2400, तो 2400 रुपीज पेमेंट करना पड़ रहा है 400 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए। तो 100 यूनिट के लिए कितना होगा, इस बेसिस पे एवरेज निकालना है। 600 रुपीज। ठीक है, 100 पीसेस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो 600 पर 100 पीसेस करके हो रहा है। अच्छा, अब रो 1 करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, रो 1 स्कीम। ठीक है, इसमें भी हमें क्या क्या मतलब कॉलम बनाना चाहिए, जैसा हम लोगों ने हेल्थ में बनाया वैसे ही बनाना चाहिए, सेम। वर्कर बनेगा, एक्चुअल आउटपुट लिख लेते हैं, एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम, आवरली बेसिस पे, एक्चुअल टाइम, आवरली बेसिस पे। अच्छा, टाइम सेव्ड, जैसे वहां पर बोनस आवर निकलता है यहाँ पर निकलेगा बोनस रेशियो। बोनस रेशियो होता है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। अब नॉर्मल वेजेस, तब जाके यहाँ बोनस निकलेगा, यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस। ठीक है, नॉर्मल वेजेस हो जाएगा टाइम टेकन इनटू वेज रेट। ये आने के बाद बोनस निकल जाएगा। बोनस कैसे निकलेगा, नॉर्मल वेजेस इनटू बोनस रेशियो। ठीक है, इसमें बोनस निकलता है। और लास्ट कॉलम का यहाँ जगह नहीं बचा। ठीक है, लास्ट कॉलम हम लोग मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला, इसके लिए मेरा इधर जगह नहीं बचा। अगर तुम लोग का जगह है तो लिखो, हम नेक्स्ट पेज में उसे कर ले। तो यहाँ पर वर्कर है ए, बी और सी।
एक्चुअल आउटपुट है 180 ए का, 120 बी का और 100 सी का, और टोटल मिला के 400 यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम हम फिर से नहीं निकाल रहे, यहाँ पर जैसा निकाले वैसे ही निकाले हैं। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकाले थे, 1 घंटे में 10 यूनिट बन जाता है, तो 180 यूनिट बनाने के लिए जितना टाइम लगना चाहिए वही ए का स्टैंडर्ड टाइम होगा, क्योंकि ए ने 180 यूनिट बनाए, तो ए को 18 आवर्स लगने चाहिए थे 180 बनाने के लिए, बट 8 आवर्स लगा, तो 18, 12 और 10 सेम तरीके से लिख देंगे, 18, 12 और 10, और एक्चुअल टाइम लगा 8, 8, 8, ठीक है। अच्छा, और टाइम सेव्ड माइनस करने से 10, 4 और 2, ठीक है। सब ये सब कॉलम तो सेम ही होगा जैसे हाल से में हुआ। अब बोनस रेशियो निकालेंगे, तो टाइम मतलब स्टैंडर्ड टाइम 18, ठीक है। उसके बाद टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, मतलब ये वाला टाइम अलाउड यानी जो टाइम दिया गया है काम करने के लिए, यानी कि स्टैंडर्ड टाइम 2 डिवाइडेड बाय 10, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। अब हम लोग निकालेंगे नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस कैसे होगा, 8 आवर्स काम हुआ है और 75 पर आवर्स करके मिल रहा है, तो 8 इंटू 75, 8 इंटू 75 ऐसे करके 600 रुपीज होगा। अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया ना, हर एक जगह पे 600 होगा, तो ये हो गया 600, 600, 600, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बोनस निकालेंगे। बोनस कैसे निकलता है, नॉर्मल वेजेस इनटू बोनस रेशियो, यानी 10/18, तो इसमें हम लोग को बोनस मिलेगा 600 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 10। तो देखते हैं बोनस कितना आ रहा है। बोनस आ रहा है 333.33, 333.33, ये बोनस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फिर से बोनस निकालेंगे, 600 इंटू 4/12, देखते हैं कितना आता है, 200, और 600 इंटू 2/10, तो ये 00, ये 120 आ गया, ठीक है, ये 120 हो गया। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा टोटल वेजेस। अब और भी 2 कॉलम बनने चाहिए, यहाँ तो बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। नेक्स्ट बना लेते हैं, एक टोटल वेजेस का कॉलम बना लेते हैं। टोटल वेजेस का कॉलम नहीं बनाएंगे तो एक ही प्रॉब्लम हो जाएगा ना, कि हम लोग 100 पीसेस का नहीं निकाल पाएंगे। टोटल वेजेस मतलब नॉर्मल वेजेस और बोनस, 600 प्लस 333.3, ऐसे 600 प्लस 333.33, मतलब 933.33, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। इसके बाद 600, ये तो कंफर्म है, तीनों का ही 600 तो है, बस बोनस का चेंजेस देख लेते, 200 और 120, 200 और 120, 720, ठीक है। अच्छा, लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस कैसे निकालेंगे, ये जो पेमेंट मिल रहा है लेबर ए को 933.33, ये 180 यूनिट बनाने के लिए मिल रहा है, तो 100 पीसेस के लिए कितना मिलना चाहिए। ये 800 जो मिल रहा है वर्कर बी को, वो 120 यूनिट बनाने के लिए मिल रहा है, तो 100 के लिए कितना होगा। 720 जो मिल रहा है वो 100 यूनिट बनाने के लिए मिल रहा है, मतलब 100 पीसेस के लिए 720 मिलेगा, ये कंफर्म। अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं कितना हो रहा है। यहाँ पर 800 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, 666.67 कर लेते हैं, और 933.33 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, 518.51, 933.33 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, हाँ ठीक हुआ है, ठीक है। अच्छा, हाँ, इसका और एक तरीके से भी आंसर हो सकता है, जैसे ये देखो हम दिखाते हैं, जब हमारा ये पॉइंट, ये एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, जैसे देखो ये हम लोग का कितना आया था, 600 डिवाइडेड बाई 18 इंटू
10, ठीक है। इसमें हम लोग का कुछ इतना आया था, मतलब 3 कंटिन्यूएशन में था, ठीक है। वो 5000 गलती से आया है, शायद मैंने 10 की जगह सिर्फ 1 लिख दिया, ठीक है। अगर हम लोग इसका पूरा 0.33 लेते हैं तो थोड़ा सा आंसर वेरी करेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 933 पॉइंट, अगर ऐसा लिखते हैं 933.3333, जब तक कैलकुलेटर लेगा, तुम लोग भी करके देख सकते हो, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूएशन नंबर है, तो उसमें ऐसा भी कैलकुलेशन होता है, डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। इस पे थोड़ा सा आंसर डिफर करेगा। ये देखो 518.51, अच्छा ज्यादा डिफर तो नहीं किया, सेम ही आया 51। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी डिफर कर जाता है, तो ये आंसर आ रहा है, तो इसी को फाइनली हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे एवरेज कॉस्ट, ये वाला एवरेज कॉस्ट। बाकी सब तो कैलकुलेट हो गया। एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 यूनिट टोटल प्रोड्यूस हुआ है, उसके लिए पेमेंट कितना हो रहा है, इसका टोटल करेंगे, ये वाले कॉलम का। ये तो 100 पीसेस का है, हमें इसका टोटल करना चाहिए। 933.33 प्लस 800 प्लस 720, 2453.33, ठीक है। 2453.33 इंटू 100, तो डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, 613.33, ठीक है। तो इतना हो जा रहा है एवरेज कॉस्ट पर 100 पीसेस, ठीक है। तो ये इतना सारा चीज एक ही क्वेश्चन में देगा बोल के मुझे नहीं लगता है। अलग अलग पूछ सकता है, जैसे कि सिर्फ ये पूछ लिया, ठीक है, सिर्फ ये वाला पॉइंट पूछ लिया, या फिर ये वाला पॉइंट पूछ लिया, लेकिन हम लोगों ने कंबाइनली कर लिया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला हम लोग ये बंद कर देते हैं, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिया है, जहां पर हम लोग जो मेथड सीखे थे ना, जैसे कि टेलर्स वगैरह, उसका भी कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला पहला क्वेश्चन 21 नंबर, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी, ऑल्सो कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट। और उसके साथ साथ हमें लेबर कॉस्ट में भी कमेंट करके बताना है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 पर आवर, नॉर्मल टाइम 30 पर आवर, differential rate to be applied 80% of piece rate when below standard, 120% of piece rate at or above standard। इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि अगर कोई बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करेगा तो उसको क्या मिलेगा, पीस रेट का 80%। मतलब अगर पीस रेट 100 पर पीस है तो उसे 80 पर पीस करके ही मिलेगा अगर उसका परफॉर्मेंस बिलो स्टैंडर्ड है। और अगर किसी का परफॉर्मेंस अबव स्टैंडर्ड है तो उसे 120 पर पीस करके मिलेगा। इस लैंग्वेज का मतलब ये होता है। नॉर्मली ये सब हम लोग डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में देखे हुए हैं, तो वहां पर ना अलग अलग मेथड्स का भी नाम होता है, जैसे कि टेलर्स, मेरिक, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में ना मैंने बोला था ना, इतने सारे रेट हमें उस तरीके से याद भी नहीं रखना पड़ता है। एक्चुअली क्वेश्चन में हमें बता दिया है, देखो यहाँ कोई मेथड नहीं दिया है, यहाँ पर हमें जो है कंडीशन दे दिया है कि कुछ वर्कर है जो कि डेली 8 घंटा काम करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, इन ए पर्टिकुलर डे ऑफ 8 आवर्स। ए ने प्रोड्यूस किया 140 यूनिट और बी ने प्रोड्यूस किया 165। अब इन्होंने परफॉर्मेंस बिलो स्टैंडर्ड किया है कि अबव स्टैंडर्ड, वो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड दिया हुआ होगा यहाँ पर कि नॉर्मली 20 यूनिट्स बनाने के लिए 1 घंटा दिया जाता है, ठीक है। और जो पेमेंट है वो 30 पर आवर करके दिया जाता है। तो 20 यूनिट्स बनाने के लिए अगर 1 घंटा दिया जाता है, ए ने कितना यूनिट बनाया है, ए ने बनाया है 140 यूनिट 8 घंटे में। तो सोच के देखो कि 1 यूनिट बनाने में अगर सॉरी 1 यूनिट नहीं, शायद 20 यूनिट्स बनाने में 1 घंटा लगता है। हम देख लेते हैं क्या दिया है। हाँ, 20 यूनिट्स बनाने में 1 घंटा लगता है। स्टैंडर्ड हमें क्या बोल रहा है, 20 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, ठीक है। तो 1 यूनिट बनाने में कितना लगना चाहिए, 1/20, 140 यूनिट। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, 140 यूनिट बनाने के लिए 7 आवर्स लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये तो आवर निकाल लिया मैंने, हमें बोला है 80% अब पीस रेट मिलेगा। अच्छा, पीस रेट भी निकालेंगे।
एक काम करते हैं, ऐसे करके नहीं निकाल पाएंगे, देखो ऐसे भी हो जाएगा, मतलब फिर हमें घुमा के करना पड़ेगा। वो 7 आवर्स निकाल लिया मैंने, ऐसे भी होगा। देखो मैंने अभी जो निकाला कि ए को 7 आवर्स लग रहा है काम करने के, मतलब 7 आवर्स में ये बना लिया है। इसका मतलब ए एफिशिएंट है। सोच के देखो, 8 घंटे का काम उसने 7 घंटे में कर लिया, जबकि उसे वो काम करने के लिए 8 घंटा दिया गया। 8 घंटे में 140 यूनिट बनाए। मतलब सीधा ऐसा कैलकुलेशन करो कि 8 घंटे में ए को कितना यूनिट बनाना चाहिए था। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 घंटे में अगर 20 यूनिट बनता है तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, 20 × 8 160 यूनिट बनाना चाहिए था। ए ने बनाया 140, बी ने बनाया 165, यानी ए का जो परफॉर्मेंस है वो बिलो स्टैंडर्ड है, और बी का जो परफॉर्मेंस है वो एबव स्टैंडर्ड है। ठीक है, वो एबव स्टैंडर्ड है। कैसे करके हम लोग समझेंगे कि कब कैसे कैलकुलेट करना है। देखो हम लोगों को सीधा सीधा बता दिया है कि एक यूनिट बनाने में 1 घंटे में 20 यूनिट बनता है, तो 8 घंटे में जितना बनना चाहिए उससे कम या ज्यादा अगर बना है तभी तो हम लोग बिलो स्टैंडर्ड है कि एबव स्टैंडर्ड है वो निकाल पाएंगे ना। तो हम लोग अगर बिलो स्टैंडर्ड एबव स्टैंडर्ड निकालेंगे तभी ना पीस रेट पे कैलकुलेट कर पाएंगे। अब क्वेश्चन में देखो पीस रेट भी नहीं दे रखा है, रेट आवरली दे रखा है। तो 1 आवर के लिए 30 रुपीज पे किया जाता है, जबकि 1 आवर में 20 यूनिट बनता है, मतलब 1 आवर के लिए 30 रुपीज दिया जाता है। या फिर हम लोग इसको कंक्लूजन ला सकते हैं कि 30 रुपीज 20 यूनिट्स के लिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 20 यूनिट्स 1 आवर में बनता है। 1 आवर काम करने पे वर्कर 30 रुपीज वर्कर को मिलेगा, और उसको 20 यूनिट्स जो है बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 यूनिट के लिए अगर 30 रुपीज मिल रहा है तो 1 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 1.5। ठीक है, 1.5 हो गया। ये क्या निकल गया, पीस रेट। तो हम लोग को लेकिन ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से कैलकुलेट करने आना चाहिए। हमें ना उतना टेलर मेथड करो मेरी कैसे नहीं बोलेगा, लेकिन नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन हमारा आ सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, पहला बात तो है पीस रेट निकालना पड़ेगा। पीस रेट इसीलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट पीस रेट बेसिस पे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बता दिया है। ये देखो, बिलो स्टैंडर्ड होगा और अबव स्टैंडर्ड होगा तो पीस रेट का कम या ज्यादा होगा, तो इसका मतलब पेमेंट पीस रेट पे होगा। तो पीस रेट निकालना तो मैंडेटरी है, और परफॉर्मेंस लेवल बिलो है कि अबव है वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करके होगा। इलास्ट्रेशन 21, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। तो सबसे पहले निकालते हैं पीस रेट। पीस रेट कैसे निकालेंगे, ये देखो 20 यूनिट्स 1 आवर में, 1 आवर में 30 रुपीज, तो पीस रेट कैसे निकलेगा। यहाँ पर देखो हम यूनिटरी मेथड करके दिखा देते। 20 यूनिट्स के लिए मिलता है ₹30, क्योंकि ये बनाने में भी 1 घंटा लगता है और 1 घंटा काम करने से ये पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों में लिंक हो गया। तो 1 यूनिट बनाने का जो पेमेंट होगा वही पीस रेट होगा। पीस रेट का मतलब एक पीस बनाने का खर्चा, तो ये हो रहा है ₹1.5। तो कैसे निकालेंगे, ₹30 डिवाइडेड बाई 20 यूनिट, तो ₹1.5 पर यूनिट, ये निकल के आ गया हम लोगों का पीस रेट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए। स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब जो टाइम दिया जाता है, जो सभी वर्कर के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे अगर हम एग्जाम ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि 2 घंटा मैंने टाइम दिया, तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। अब कोई आगे कर लिया कोई बाद में किया वो बात अलग है, लेकिन वो स्टैंडर्ड टाइम हो गया। तो स्टैंडर्ड आउटपुट यहाँ पर निकालेंगे कितना होना चाहिए। तो 8 आवर्स के लिए काम करना है और 1 आवर में 20 यूनिट्स बनता है, तो 160 जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं, नाम क्या है वर्कर का, ए और बी। स्टैंडर्ड आउटपुट 160, 160। एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट है, कहाँ चला गया, ये रहा 140 और 165। अब ये देख के बताएंगे कि स्टैंडर्ड किसका कैसा है।
स्टैंडर्ड, ठीक है। इनका है बिलो, क्योंकि देखो कम से कम इतना तो बनाना ही था, बट इन्होंने उससे भी कम किया, तो ये हो गया बिलो स्टैंडर्ड। और इन्होंने 5 यूनिट ज्यादा बनाया, तो इनका हो गया एव स्टैंडर्ड। अब पीस रेट के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, तो पीस रेट जो है इनके ऊपर कितना एप्लीकेबल होगा, 80% ऑफ पीस रेट। अगर बिलो स्टैंडर्ड है तो 80% ऑफ, यानी मल्टीप्लीकेशन पीस रेट कितना है 1.5, मतलब 1.5 पर पीस से भी कम पेमेंट मिलेगा। और इनको कितना मिलेगा 120% ऑफ पीस रेट 1.5। तो चेक करते कितना हो रहा है, 1.5 इंटू 80%, 1.2, और 1.5 इंटू 120%, 1.8। देखो इनका पीस रेट बढ़ गया 1.5 से 1.8, इनका कम हो गया 1.5 से 1.2, 30 पैसा कम हो गया। 30 पैसा कम होने से वो 80% ही होता है, देख सकते हो 30 पैसा डिवाइडेड बाई 1.5 करके, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का ये पीस रेट निकल के आया। अब हम लोग को कैलकुलेट करके क्या देना है, कितना अर्निंग हुआ है, यही पूछा था शायद, देख लेते हैं कैलकुलेट क्या करने बोला है। हाँ, कैलकुलेट अर्निंग ऑफ द वर्कर। 1.2 पर पीस बेसिस पे कितने पीसेस बनाए इन्होंने 140, और 165 इंटू 1.8, 168, 297, ठीक है। ये इतना इतना इनको पेमेंट मिलेगा, यही पूछा था अर्निंग ऑफ द वर्कर, और कुछ नहीं पूछा था, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें कमेंट भी करने बोला है। एक्चुअली कमेंट जो करना है वो हमें टेलर्स मेथड में करना है। क्यों हम बोल रहे हैं, देखो ये जो है ना, अभी मेरे पास वो जैम बोर्ड मैंने ओपन कर तो नहीं रखा है आज। जब हम लोग स्टार्टिंग डे में पढ़ रहे थे कि मेथड्स जो था उसमें टेलर्स मेथड में देखोगे तो वहीं पर ये दो स्लैब बना हुआ है, 80% और 120%। एक्चुअली कमेंट जो है हमें खुद से समझना पड़ेगा कि ये कौन से मेथड के बेसिस पे, तो उस मेथड पे करना पड़ेगा। तो कमेंट करने के लिए हमें बोला गया है। तो ये मेथड पहले तो हमें ये याद रखना है कि ये कौन सा मेथड है, तो ये हम लोग का टेलर्स मेथड है, ठीक है। अगर याद रहता है तभी कमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज इतना ही कर पाएंगे, जो कि कैलकुलेशन नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं बिना किसी का नाम याद करके कि किसने ये मेथड बनाया था, ठीक है। अब कमेंट देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर लेबर कॉस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 1.20 पर यूनिट टू 1.80 per unit. Taylor's system is resisted on this ground as well as on the ground that it is very harsh on the worker, ठीक है। ये वर्कर के साथ थोड़ा मतलब हर्ष ट्रीटमेंट हो जाता है। ये मैंने तुम लोग को जब टेलर समझाया था तब भी बोला था, क्योंकि देखो सिर्फ और सिर्फ वन मतलब 100, देखो एक्चुअली क्या हुआ प्रॉब्लम, इसी के लिए मेरिक भी आया था। देखो मेरिक वाला सिस्टम में क्या था कि अगर हम लोग अप टू 80% तक करते हैं, ऐसा कुछ रूल्स था, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, स्लैब देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम ये समझा देते, जो मैंने लिखा उसका मतलब क्या है, ये वर्कर के लिए थोड़ा मतलब हर सिचुएशन हो जाता है। क्यों, देखो अगर नॉर्मली हम लोग का कितना पेमेंट मिलना चाहिए 1.5, ठीक है। इनका डायरेक्ट 1.5 से 1.8 हो गया, और इनका 1.5 से 1.2 हो गया, क्योंकि इन्होंने
बिलो परफॉर्मेंस किया, लेकिन बिलो परफॉर्मेंस में इनका कोई स्लैब नहीं है कि अगर बिलो परफॉर्मेंस कितना परसेंट होने से इनको कितना मिलना चाहिए, सीधा ही 80%, मतलब 20% कम हो जाता है, और इनका 20% सीधा ही ज्यादा हो जाता है। अब देखो, जैसे ये अगर 161 भी बनाते ना तो भी इनको 120% के 1.8 बेसिस पे पेमेंट मिल जाता, ठीक है। और अगर ये 159 भी बनाते तो भी इन्हें 1.2 के बेसिस पे ही मिलता। बीच में और कोई स्लैब नहीं है, सीधा दो ही स्लैब रखा है। 80% यहां से 20% घटा दिया, यहाँ पर 20% एड ऑन कर दिया, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। देखो ना, 60 पैसा पर पीसेस का। तो इसीलिए ये वर्कर के लिए ट्रीटमेंट जो है थोड़ा हर्ष हो जाता है, वही चीज हमें यहाँ कमेंट करने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन सा क्वेश्चन है। वैसे देखो, अगर हमें याद नहीं रहता है कि ये टेलर्स मेथड का है, तो भी हम लोग क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही लेंगे, ठीक है। बाकी करते करते याद हो जाएगा कि कौन सा क्या मेथड है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा, ये बाद में करेंगे, पहले ये वाला करते हैं। देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 23, इसमें हमें हाल से भी बोला है, हाल से वेयर प्लान भी बोला है, रो वन भी बोला है, और बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान, जिसमें मैंने तुम लोग को ये वाला पॉइंट नहीं सिखाया है, ठीक है, और ये वाला नहीं सिखाया है, अभी बता देंगे, ठीक है। तो ये हाल से वेयर प्लान कुछ नहीं, इसमें 30% लगेगा, जो 50% ऑफ टाइम सेव होता है वो 50% के जगह 30% लगेगा, और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है इसमें। और बर्थ प्लान जो है वो हम बता देते हैं कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग बर्थ प्लान देख लेते हैं वो कैसा होता है, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करें। तो इसका नाम है, देखो, बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। ये भी जो है, जैसे हाल से और रोवन दो मतलब जो है साइंटिस्ट का नाम है, वैसे ही बर्थ भी जो है ये भी नाम है किसी का, ठीक है। तो इन्होंने जो प्लान बताया उसके हिसाब से इनके प्लान का नाम हो जाता है बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखो कैसे होगा, एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहाँ पर वेजेस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है, वेजेस रेट पर आवर इनटू रूट ओवर ऑफ स्टैंडर्ड आवर, ये स्टैंडर्ड आवर है, इनटू एक्चुअल आवर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आवर इनटू एक्चुअल आवर, ये रूल्स होता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, देखो दो केस से, ठीक है, केस वन और केस टू। जैसे केस वन, हम यहाँ पर एक वेजेस निकाल के दिखाते हैं, अपने हिसाब से हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। अगर वेजेस रेट है सपोज कि 10 रुपीज पर आवर, ठीक है, और टाइम दिया गया था 10 आवर्स, और किसी ने उस काम को 16 आवर्स लिया कंप्लीट करने के लिए, मतलब टाइम सेव नहीं किया, तो उसका वेजेस कितना होगा। देखो 10 पर आवर इंटू रूट ओवर ऑफ 160। अच्छा, ये ना पॉइंट में आ जाएगा मुझे लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। 160 इसका रूट कर दिया, 12.64 आ रहा है। हम इसे ना 13 कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन समझने में, इसीलिए हम इसको पॉइंट में नहीं रख के हम इसे 13 कर लेते हैं। तो 13 इंटू 10 यानी कि ₹130 का पेमेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा एक केस लेते हैं, देखो यहाँ पर हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे और अपने हिसाब से डेटा लेंगे। जैसे ये वाला वेजेस रेट हम वही रख रहे हैं ₹10 पर आवर, और यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम रख रहे हैं वही 10 आवर्स, और टाइम टेकन कर रहे हैं 9 आवर्स, ठीक है। इसमें हम लोग का देखो वेज रेट कितना निकल के आएगा, सॉरी टोटल वेजेस कितना निकल के आएगा, ये मैंने 90 लिख दिया, 90 रूट 9.48, ठीक है। तो हम इसे सिर्फ 9 ले लेते हैं, 9.48 है, या फिर ऐसे कर लेते हैं, ये देखो एक सेकंड, पेन को क्या हो गया, हाँ ठीक है, ये देखो ₹10 पर 9.48 है, तो ये कितना हो गया, ₹90, ठीक है। अब इसमें देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अगर किसी को कोई काम करने के लिए 10 घंटा दिया गया है और उसे ₹10 पर आवर करके पेमेंट किया जाएगा, ये मैंने दोनों केसेस में कांस्टेंट रखा है।
अब एक ने 16 आवर्स में काम कंप्लीट किया, एक ने 9 आवर्स में कंप्लीट किया। अब गड़बड़ देखो, जिसने टाइम ज्यादा लिया उसका पेमेंट 130, जिसने टाइम बचा दिया उसका पेमेंट 90 रुपीज। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, हमें बर्थ सिस्टम सिर्फ और सिर्फ तभी फॉलो करना चाहिए। देखो 10 घंटे का काम 16 घंटे में कौन कंप्लीट करेगा? जिसको उस काम का नॉलेज नहीं है या फिर जो उस काम के लिए नया है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो पेमेंट मेथड है ना, हमें कब फॉलो करना चाहिए, देखो वही हम लिखवाते हैं। हम लोग अगर एफिशिएंट वर्कर को इस मेथड में देंगे तो उनको हमेशा लॉस होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक नोट लिखो ये कब फॉलो होता है। बर्थ प्लान is useful when we have unskilled labor having efficiency less than 100%। ये देखो, ये तो 100% से कम है ना। अगर 10 घंटे में करता है तो हम लोग बोलेंगे ठीक है 100% एफिशिएंट है, 10 से कम करेगा तो बोलेंगे और भी ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन ये क्या है, लेस देन 100% एफिशिएंट। एंड फॉर बिगिनर्स, या फिर जो बिगिनर्स है किसी काम में, मतलब नया नया कोई काम सीख रहा है, या तो कोई अनस्किल्ड है उस काम के लिए, या फिर कोई नया नया काम सीख रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेशर्स, हुज एफिशिएंसी इज लेस देन 100%, जिनका एफिशिएंसी लेस देन 100% है, उनको इस मेथड में देना चाहिए। वो भी मोटिवेटेड रहेंगे कि ठीक है हमें अपना एक ठीक ठाक पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो स्किल्ड वर्कर है उनको इस प्लान में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए काफी लॉस है। अगर उनको इस प्लान में हम लोग पेमेंट करेंगे ना, तो वो कभी भी जो है काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका लॉस होता है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एफिशिएंसी, इसमें था लेस देन 100%, इसमें है ग्रेटर देन 100%। फिर भी यहाँ पर देखो, फिर भी यहाँ पर पेमेंट कम है, वहां पर पेमेंट ज्यादा है। तो इसीलिए बर्थ प्लान का जो मतलब समरी जो है वो यही निकल के आता है कि बर्थ प्लान में हमें हमेशा नए वर्कर को, यानी बिगिनर्स या फ्रेशर्स को या फिर किसी अनस्किल्ड लेबर को हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्किल्ड को या एफिशिएंट लोगों को कभी भी बर्थ प्लान के अंडर हमें पेमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आता है। क्वेश्चन क्या बोला है, टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 48 आवर्स। एक काम को कंप्लीट करने के लिए 48 आवर्स दिया गया है। ए वर्कर टेक्स 40 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, और उसे कंप्लीट करने के लिए वर्कर ने 40 आवर्स टाइम लिया। टाइम रेट पर आवर इज 15। बोल रहा है टाइम रेट पर आवर, मतलब एक घंटे में जो है 15 रुपए मिलेगा। कंप्यूट द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर फॉलोइंग बोनस स्कीम। टोटल अर्निंग बताना है। टोटल अर्निंग का मतलब होता है नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। ठीक है, अब देखो बोनस का क्या क्या स्कीम दिया है, हाल से वेयर, रो वन और बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। ठीक है, तो हम लोग सारे मेथड से कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे आंसर आता है। ठीक है, तो सबसे पहला है हम लोग का हाल से प्लान। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हाल से प्लान। इसमें कैसे होगा, नॉर्मल वेजेस, टोटल अर्निंग निकालना है। टोटल अर्निंग अंडर हाल से प्लान, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। अच्छा, नॉर्मल वेजेस कैसे निकलेगा, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, प्लस बोनस कैसे मिलेगा, टाइम सेव्ड, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। ठीक है, तो टाइम टेकन कितना है, देखो टाइम टेकन है 40 आवर्स, बता दिया है क्वेश्चन में। और वेज रेट जो है 15 पर आवर। 50% ऑफ टाइम सेव, टाइम सेव कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन है 40 आवर्स और टाइम गिवन है 48 आवर्स। ठीक है,
तो ये टाइम सेव्ड हो जाएगा इनटू वेज रेट यानी 15 रुपीज। अब चेक करते कितना हो गया, 15 इंटू 4 600 हो जाएगा ये जीरो को लेके। और 50% ऑफ कितना हो जाएगा, 50% ऑफ 8 आवर्स इंटू 15। तो 15% ऑफ 8 आवर्स 4 होता है, 4 आवर्स इंटू 15 60 रुपीज। तो ये हो जाएगा 660। ठीक है, बस हमें ऐसे कैलकुलेट करने बोला है, तुम लोग प्रेजेंटेशन अपने हिसाब से और भी अच्छे से कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का टोटल अर्निंग अंडर हेल्थ सिस्टम हो गया। अब हम लोग करेंगे हालसेवेयर प्लान। अच्छा, हालसेवेयर प्लान में क्या होता है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जो 50% ऑफ टाइम सेव्ड है वो 33.33% हो जाएगा, और कभी कभी 30% भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, मतलब दो तरीके का होता है, 30% भी होता है, 33.33 भी होता है। तुम लोग 33.33 यूज करना। ठीक है, हम बता देते हैं। ये देखो, अर्निंग अंडर हालसेवेयर प्लान, इसमें क्या होगा, सेम वही मेथड है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस ये 50% के जगह रेट चेंज हो जाएगा। नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। नॉर्मल वेजेस कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन इनटू वेज रेट। बोनस कैसे निकालेंगे, 33.1/3 ये होगा। ठीक है, 50% की जगह 33.1/3% ऑफ टाइम सेव इनटू वेज रेट। जैसे कि मैंने बोला, बाकी चीज सेम ही रहेगा। मैंने शायद लिखवाते वक्त हालसेवेयर लिखवाया था, बट उसको फिर एक्सप्लेन नहीं किया, हालसेवेयर 1 पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया, तो वहां जगह है तो वहां भी लिख सकते हो। टाइम टेकन है 40 आवर्स, देखो सारी चीज तो सेम रहेंगे, 40 इंटू 15, और ये हो जाएगा 33.1/3% ऑफ 48 - 40 इंटू 15। ये देखो 48 - 40 इंटू 15, तो ये हो गया 600 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो रहा है, और ये 8 इंटू 15। देखो अब 33.1/3 का मतलब हम लोग कितना बोले, 33.1/3 का मतलब 33.3333। जब तक कैलकुलेटर लेगा इस तरीके से कैलकुलेट करो। ये देखो यहाँ पर, रुको एक सेकंड दिखाते हैं ऐसे करके, एक एक लाइन और भी लिख लेते हैं। ये हो गया 8 आवर्स इंटू 15, 600 प्लस ये देखो 33.3333 जब तक कैलकुलेटर लेगा इंटू 8। ठीक है, अब परसेंटेज था तो डिवाइडेड बाई 100 इंटू 15। ठीक है, तो ये आंसर 40 आ रहा है। अब देखो, ये आंसर 40 सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जो मेथड मैंने बोला वैसे अगर कैलकुलेट करते हो। मैंने क्या बोला, क्यों मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि 33.1/3 का मतलब कितना होता है, 100/3। ठीक है, ये देखो, ये 99 + 1 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 100/3%। 100/3% का मतलब 100/3 होल डिवाइडेड बाई 100, किसी भी परसेंटेज का मतलब होता है। तो 100/3 इंटू 1/100, 100 कैंसिल आउट, ये 1/3 हो गया। और 1/3 का मतलब कितना होता है, 0.333। ये लगातार चलता ही जाएगा। अब देखो, अगर तुम लोग ऐसे नहीं करके ऐसे करते हो कि हम लोग ऐसे करेंगे 33.33, 2 डिजिट लेंगे, ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज था। तो उसमें तुम लोग का 39.99 आएगा, जिसको तुम लोग 40 लिख सकते हो। ऐसा हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग पूरे राउंड में आंसर चाहते हो, तो अगर हम लोग का कोई भी कंटिन्यूएशन डेटा रहता है तो हम लोग उसको ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं, 33.3333 जब तक कैलकुलेटर लेगा इंटू 8 आवर्स, यानी 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो यहाँ देखो डायरेक्टली 40 आता है। ये प्रोसेस है। ठीक है, और जब प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह कभी करोगे तो उसमें तो ये मेथड फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर हमारा कोई कंटिन्यूएशन वैल्यू वाला नंबर होगा तो पूरा डेटा लिख के ही हमें करना चाहिए, ताकि हमारा आंसर ज्यादा वेरी ना करे। ठीक है, ये एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा 640। ठीक है, अच्छा इसके बाद रो वन प्लान, देखो रो वन में कैसे होगा। रो वन प्लान में टोटल अर्निंग इक्वल टू नॉर्मल वेजेस
प्लस बोनस। तो नॉर्मल वेजेस कैसे निकलेगा, टाइम टेकन इनटू वेज रेट, और बोनस कैसे निकलेगा, बोनस निकलेगा टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, यानी बोनस रेशियो इनटू नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन है 40 आवर्स, 15 करके पेमेंट होगा पर आवर बेसिस पे। टाइम सेव्ड है 48 माइनस 40, टाइम अलाउड था 48 आवर्स, और नॉर्मल वेजेस 40 इंटू 15, ऐसे करके निकल जाएगा। तो ये हो गया 600, और यहाँ पर कितना आएगा 8/48, 8/48 इंटू 40 इंटू 15, देख लेते हैं कितना आ रहा है। 4/48 इंटू 40 इंटू 15, 50 रुपीज। अच्छा, टाइम सिर्फ 8 होगा, मैंने 4 लिख दिया है गलती से, 8 होगा। देखते हैं फिर से कितना, 8/40 मतलब 6 हो जाएगा, 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 6, 100 रुपीज होगा। ठीक है, ये गलत हो जा रहा था, कैलकुलेशन गलत हो गया था। 100 रुपीज यानी 700 रुपीज का जो है रो 1 प्लान में पेमेंट मिल जाएगा वर्कर को। ये भी हो गया। अब बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। वेरिएबल शेयरिंग प्लान, तो ये तो मैंने आज ही पता है, जो फॉर्मूला है वो है अर्निंग इक्वल टू या फिर वेजेस इक्वल टू, अभी अभी सिखाया था मैंने, क्या था देखो, वेज रेट पर आवर इंटू स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल आवर का रूट। वेज रेट पर आवर इंटू रूट ओवर ऑफ स्टैंडर्ड आवर इंटू एक्चुअल आवर। तो वेज रेट पर आवर तो है ₹15 पर आवर, इंटू स्टैंडर्ड आवर है 48 और एक्चुअल आवर्स है 40। अब 48 और 40 का देखते हैं कितना निकल के आता है, 1920। 1920 का रूट 43.81, 817 है, 82 भी लिख सकते हैं, जैसा लिखेंगे उस हिसाब से हम लोग का आंसर आ जाएगा। 15 इंटू 43.82, और अगर हम लोग पॉइंट इग्नोर करते हैं तो आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो 657.3। ठीक है, नॉर्मली अगर पॉइंट आता है तो हम लोग पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले सकते हैं, अगर नहीं भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान के हिसाब से क्या होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 24, जो कि लेबर टर्नओवर पे है क्वेश्चन। ये एक बार करके देखते हैं। देखो, ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लिया हुआ है। ठीक है, कि एक बार हम लोगों ने जो भी किया है वो प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या बोला है, ड्यूरिंग अक्टूबर 2021 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी जो लोगों को रिक्रूट करते हैं, उनसे कुछ डेटा लिया गया है अक्टूबर का, तो ये मंथली होगा शायद। ठीक है, लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ये देखो मंथ के बिगिनिंग में था 1900 एंड एट द एंड ऑफ द मंथ 2100। जब ये दे देता है उससे हम लोग निकाल लेते हैं एवरेज नंबर ऑफ लेबर ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, यहाँ पर ड्यूरिंग द मंथ हो जाएगा। ये हमें बेस चाहिए होता है, क्योंकि लेबर टर्नओवर रेशियो में हम लोग रेशियो यानी XY करना चाहिए, और Y हमारा क्या होता है, बेस। बेस क्या है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, अब जो भी मेथड हम लोग फॉलो करेंगे उसके हिसाब से एक्स का वैल्यू आएगा, मतलब नंबर ऑफ सेपरेशन है या फिर नंबर ऑफ हम लोग का रिक्रूटमेंट है, उसके बेसिस पे। During the month, 25 people left, while 40 persons were discharged. 280 workers were engaged, out of which only 30 were appointed in the vacancy created by the number of workers separated and raised on account of expansion scheme. Calculate the labor turnover by different method. तो ये यहाँ से लेके लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पर क्या क्या बोला है, ड्यूरिंग द मंथ 25 पीपल लेफ्ट, तो चले गए कितना 25, मतलब सेपरेशन में ये यूज कर सकते हैं। 40% डिस्चार्ज,
डिस्चार्ज हुआ है 40%। 280 वर्कर्स वेर एंगेज्ड, आउट ऑफ ओनली 30 वेर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी। 280 लोग रिक्रूट हुए हैं, ठीक है, रिक्रूट हुए हैं, जिसमें से 30 जो है अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड। मतलब मैंने बोला था ना कि एंट्री दो तरीके से हो सकता है, एक होता है मतलब किसी के बदले लेना यानी रिप्लेस्ड जो है उसके बेसिस पे, और एक एंट्री होने का तरीका है एक्सपांशन स्कीम, मतलब नया अगर हम लोग कुछ अपॉइंटेड कर रहे हैं, मतलब नए कोई सेंटर वगैरह, मतलब जिसको ब्रांच बोलते हैं, नया ब्रांच बना रहे हैं, वहां पर जब लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो 280 में से 30 रिप्लेसमेंट है, तो 250 एक्सपांशन के लिए होगा, ठीक है। ये सब हमें अलग अलग समझ में आना चाहिए। अब बोल रहा है कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर डिफरेंट मेथड्स, तो हमें मेथड्स का नाम नहीं बोला है, हमें खुद ही अलग अलग मेथड से इसे कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला मेथड हो जाता है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड, और अगर इंटू 100 करेंगे तो आंसर परसेंटेज में निकलेगा। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में था 1900 और एंड में था 2100, इसका हमें कर लेना है एवरेज, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, एक ही साथ कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना है चेक करते हैं। यहाँ पर बोला है कि वर्कर्स 30, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना है 30, क्योंकि जो लोग एंट्री किए वो टोटल 280 है, लेकिन उसमें से 30 जो है वो रिप्लेसमेंट के तौर पे हुए, तो यहाँ पर 30 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा डेटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 30, और ये 4000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 30 कैंसिल आउट, 3/2 यानी 1.5%, ठीक है। तो ये 1.5% टर्नओवर हो रहा है रिप्लेसमेंट मेथड से। अच्छा, दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशन divided by average number of worker during the period into 100। कितने लोग चले गए, सेपरेट कितने हुए, 25 लेफ्ट हो गए और 40%, 40% डिस्चार्ज हो गए, तो दोनों का मतलब ही सेपरेशन है, जो चले गए और जो डिस्चार्ज कर दिए गए, ठीक है। तो मतलब अपने मन से चले गए या निकाल दिए गए, तो दोनों ही हमारा सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर 25 एज वेल एज 40 दोनों चीज ही आ जाएगा। और ये देखो अभी अभी निकाला था, ये 2000 हो रहा है, हम दोबारा और यहाँ पर इसको नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग जब करोगे तो पूरा लिख के ही करना, हम यहाँ पर 2000 लिखते रहे, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 2000 होगा इंटू 100, तो ये हो गया 65 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। 3.25%, ठीक है। और लास्ट है फ्लक्स मेथड। अब फ्लक्स मेथड जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट divided by average number of worker during the period into 100। तो नंबर ऑफ सेपरेशन कितना है, नंबर ऑफ सेपरेशन है यहाँ पर ये रहा 65, ठीक है। और रिप्लेसमेंट कितना है यहाँ पर लिखते हैं, नंबर ऑफ सेपरेशन है 60
5, ठीक है। और नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये देखो। अब यहाँ पर रिप्लेसमेंट में हमें दोनों चीज लेना है, क्योंकि एक्चुअली नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट दोनों यहाँ पर आता है, तभी तो नंबर ऑफ एक्सेशन होता है। यहाँ पर हमें दोनों लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ये वाला रिप्लेसमेंट लिखते हैं तो सिर्फ हमें रिप्लेस्ड लोगों को ही लेना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं तब हम लोग क्या लेते हैं, नंबर ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन मतलब जितने लोगों को हम लोगों ने एक्सेस किया। वैसे तो हम लोगों ने 280 लोगों को एक्सेस किया, तो यहाँ पर वही आ जाएगा जिसका नाम हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एक्सेशन, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2000 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 280 प्लस 65, 280 प्लस 65, 345, 345 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो 172.5 आ रहा है। 65 प्लस 280, हाँ 345 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, हाँ यही वाला आंसर आ रहा है। एक्चुअली इतना ज्यादा टर्नओवर भी तो है ना, देखो 200 के बेसिस पे इतने लोगों का मतलब जितना एवरेज लोग होते नहीं है उससे ज्यादा लोग आना जाना कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का इतना निकल के आ रहा है। अच्छा अब एक चीज और भी और एक मेथड भी होता है, ठीक है। मतलब ये मैंने पहले बताया नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में एक मेथड पूछ सकता है। ये 3 मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नाम है दैट इज एडिशन मेथड, ठीक है, हम वो बताते हैं। देखो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार जस्ट नोट कर लो अगर कभी अलग से पूछ ले। एडिशन मेथड, एडिशन मेथड क्या होता है, एडिशन मेथड का मतलब नंबर ऑफ एडिशन, मतलब वही एक्सेशन का ही बात हो रहा है बेसिकली। नंबर ऑफ एडिशन डिवाइडेड बाय वही नीचे का बेस तो वही रहेगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100, ठीक है। एडिशन कितने लोगों का हुआ है, 280, मतलब एंट्री कैसे भी हुआ हो, ठीक है। और ये हो जाएगा, अच्छा ये ना मैंने 200 लिख दिया इसीलिए इतना ज्यादा आ रहा है, 2000 होगा ना, अभी ध्यान दिया मैंने, तुम लोग भी नहीं बता रहे, इसलिए इतना ज्यादा परसेंटेज आ रहा है। 345 डिवाइडेड बाई 2000 है ये, इंटू 100, 17.25, इसीलिए इतना ज्यादा आ रहा है, 17.25 होगा। और ये हो जाएगा 2000। अभी यहाँ लिखने गए तो मुझे ध्यान आया कि मैंने यहाँ पर तो 200 लिख दिया, ये 14% हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है, ये कोई अलग मेथड है नहीं, ये एक नाम दे दिया है एडिशन मेथड, ठीक है। तो कितने लोग एडिशन हुए हैं, चाहे वो इन प्लेस ऑफ ओल्ड एम्प्लॉय हो या फिर फ्रेशली रिक्रूटमेंट हो, टोटल 280 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100, 14%, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट होगा। अच्छा ये वाला देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर वर्कर पर आवर ऑफ 3 ऑपरेटर ABC अंडर रोवन सिस्टम हालसे सिस्टम, ठीक है। ये दोनों सिस्टम में हमें ABC ये तीनों वर्कर का इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकालना है। ऐसे हम लोगों ने पहले भी किया है, लेकिन यहाँ देखो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 50 आवर्स। यहाँ पर जो है कैलकुलेशन हमें खुद से करना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो जब हम लोग हल से या रोवन सिस्टम फॉलो करते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले टाइम सेव्ड है कि नहीं वो पता करते हैं। टाइम सेव्ड कैसे होता है, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो टाइम अलाउड किस पे निकालते हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम दिया गया था, या फिर मतलब पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम दिया गया था और उन्होंने कितना टाइम लिया है। अब ये क्वेश्चन करने का रीजन ये है कि यहाँ पर हमें वो बात डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्चुअल टाइम टेकन दिया गया है, ABC ने 45, 40 और 30 आवर्स लिया है, लेकिन टाइम जो प्रोवाइडेड था
टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम जो भी बोलो, वो हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, हमें खुद से समझ के कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसीलिए हम ये वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं, अदरवाइज हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलस्ट्रेशन 26, वर्कर 3 है, ए बी और सी। यहाँ पर लिखते हैं टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड, ठीक है, टाइम सेव्ड, और यहाँ पर रेट पर आवर, ये मैंने लिख लिया। अब देखते हैं क्या क्या डेटा मिलता है। ये नॉर्मली तो हमें चाहिए होता है ना, टाइम टेकन देख लो 45 40 30 क्वेश्चन में गिवन है। टाइम सेव तभी निकाल पाएंगे अगर टाइम अलाउड पता होगा। तो टाइम अलाउड कैसे दिया हुआ है देखो, हम लोग को बोल रहा है कि 1 दर्जन आर्टिकल बनाने के लिए 50 आवर्स मिलता है, द रेट ऑफ वेजेस इज 1 पर आवर। चलो ये मिल गया, ये लिख लेते हैं, ₹1 ₹1 ₹1, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो टाइम फिक्स्ड किया गया है ना, तो 12 आर्टिकल के लिए, 1 दर्जन मतलब 12 हो गया, 12 आर्टिकल के लिए 50 आवर्स, ठीक है, 50 आवर्स दिया गया था, और एक्चुअल टाइम टेकन बाय द 3 बोल रहा है। अब इन्होंने कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया है वो तो हमें नहीं बोल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये 1 दर्जन के लिए ही टाइम अलाउड है, और ये 1 दर्जन आर्टिकल ही इन्होंने इतने इतने टाइम में बनाया होगा। क्योंकि देखो हमें इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन अलग से दिया नहीं है, एक बार नीचे भी देख लेते कोई इंफॉर्मेशन है कि नहीं। नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 50 आवर्स, मतलब 12 आर्टिकल बनाने के लिए टाइम लगता है 50 आवर्स, द रेट ऑफ वेजेस 1 पर आवर, द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द 3, मतलब एक्चुअली इतने सारे आर्टिकल बनाने में इनको इतना इतना टाइम लगा, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो इसका मतलब यही मान के चलेंगे कि 12 आर्टिकल बनाने में इनको इतना टाइम लगा, जबकि टाइम अलाउड था 50 50 और 50, ठीक है। ये चीज हमें समझना जरूरी है। तो टाइम सेव्ड हो गया 5 आवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 10 आवर्स, यहाँ पर हो गया 20 आवर्स, ठीक है। अब हम लोग अर्निंग निकालेंगे, हम लोग को रो 1 में भी निकालना है, हल से में भी निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस टाइम टेकन इनटू वेज रेट, यानी 45 इंटू 1 ₹45, 40 आवर्स इंटू 1 यानी कि ₹40, और 30 आवर्स इंटू 1 यानी कि ₹30, ये हो गया नॉर्मल वेजेस, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, 50% ऑफ टाइम सेव्ड, जो हमारा हेल्प होगा हालसे के लिए, ठीक है, 50%। अच्छा, हालसे वेयर कब यूज करेंगे, जो 33 एंड 1/3 वाला है, जब क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज ऑलवेज 50% यूज करना है। तो 50% ऑफ 5 यानी 2.5। अच्छा, यहाँ पर देखो 10, 50% ऑफ 10 यानी कि 5 आवर्स, और 20, 50% ऑफ 20 यानी कि 10 आवर्स, ठीक है। अब बोनस निकाल लेते हैं, बोनस यहाँ पर लिख देते हैं हल से, तो कितना हो जाएगा 2.5 आवर्स इंटू ₹1 करके 2.5, 5 आवर्स इंटू ₹1 करके ₹5, और यहाँ पर 10 आवर्स इंटू ₹1 करके ₹10। तो टोटल वेजेस निकाल लेते हैं, टोटल अर्निंग पूछा है, टोटल अर्निंग अंडर हाल से कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेजेस, ये देखो नॉर्मल वेजेस 45 और बोनस 2.5, तो 47.5, ठीक है, 47.5 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ₹40 प्लस 5 ₹45, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 30 प्लस 10 ₹40, ठीक है। ये कैसे हम लोगों ने निकाला, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस करके, ठीक है। ये हाल से का हो गया। अब हमें इसके साथ साथ बोला है अर्निंग पर आवर भी निकालने के लिए, इफेक्टिव अर्निंग पर आवर। तो इफेक्टिव अर्निंग पर आवर ये कैसे निकालेंगे, देखो 47.5 लेके जा रहा है, ए वर्कर ए कितना टाइम काम किया उसने 45 आवर्स, तो इसको 45 से डिवाइड करेंगे तो इफेक्टिव अर्निंग पता चलेगा। ऐसा हम लोगों ने पहले भी किया है, 47.5 डिवाइडेड बाई 45, तो ये हो गया
इफेक्टिव अर्निंग 1.06, ठीक है, मतलब जो 1 रुपीज दिख रहा है एक्चुअली वो 1.06 में ट्रांसफर हो चुका है। 45/45 ये 1 रुपीज ही रह रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 45 रुपीज डिवाइडेड बाई, नहीं इसने कितना टाइम लिया है, मैंने 45 इसमें भी लिख दिया, इसने कितना टाइम लिया है, 40 आवर्स, 40 आवर्स, ठीक है। तो 45 डिवाइडेड बाई 40, इफेक्टिव अर्निंग 1.125, और इनका 40 रुपीज हुआ, और इन्होंने कितना टाइम लिया, 30 आवर्स। तो 4/3 करने से पता चलेगा कितना हो रहा है, 1.33, ठीक है। तो इनका इफेक्टिव अर्निंग निकल गया। इफेक्टिव अर्निंग कैसे निकलता है, टोटल वेजेस और टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, ऐसे करके निकलेगा। अब हम लोग सेम चीज जो है रो 1 के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे, हमें दोनों चीज के लिए बोला है, बट रो 1 के लिए क्या हमें सारा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं, हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे बोनस आवर, और उसके बाद बाकी कैलकुलेट करेंगे। ये सेम कॉलम रहेगा, मेरा तो इसके नीचे जगह नहीं है, तुम लोग इसके नीचे लिख सकते हो, हम यहाँ से लिख रहे हैं, ABC लिख देते हैं। पहले निकालेंगे बोनस आवर, ठीक है। बोनस आवर कैसे निकलता है, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। तो टाइम सेव्ड कितना है, 5, और टाइम अलाउड कितना है, 50। 5/50, 10/50, 20/50, ठीक है। 5/50, 10/50 और 20/50। अब निकालेंगे बोनस, बोनस निकालेंगे रो 1 में, ठीक है। बोनस रो 1 में कैसे निकलता है, बोनस आवर इनटू नॉर्मल वेजेस, कैसे निकलता है, बोनस आवर इनटू नॉर्मल वेजेस। ये देखो हम लोग को सब पता है, इसीलिए हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस पे क्वेश्चंस बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ भी है। तो नॉर्मल वेजेस 45, 40 और 30, 45, 40 और इसमें 30। यहाँ पर हो जाएगा, ये 10 से डिवाइड होगा तो 4.5, यहाँ पर बोनस आ जाएगा 4.5, इसमें हो जाएगा कितना होगा देखना पड़ेगा, 400 डिवाइडेड बाई 50, 8 रुपीज। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल, 12 रुपीज, ठीक है, ये 12 रुपीज हो गया। अब हम लोग निकालेंगे टोटल अर्निंग। टोटल अर्निंग कैसे निकालेंगे, नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस, ठीक है। तो नॉर्मल वेजेस कितना है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है 45 प्लस 4.5 मतलब 48.5, सॉरी 49.5, 49 होगा, 45 प्लस 4 49.5, 8 प्लस 40 48, क्योंकि ये वाला हमारा नॉर्मल वेजेस है ना, तो यहाँ से देख देख के कर ले, ये हो गया 42। अब हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। ये कैसे निकलता है, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो 49.5 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 42 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन कितना है, 45, 40 और 30, 45, 40 और 30। अब डिवाइड करने से पता चलेगा, 49.5 डिवाइडेड बाय 45, 1.1 मतलब जो एक्चुअली 1 रुपीज देखने में लग रहा था, लेकिन एक्चुअली पेमेंट हम लोग का 1.10 करके ए के लिए हो जा रहा है। 48 डिवाइडेड बाई 40, रुपीज 1.2 पर आवर, रुपीज 1.4 पर आवर, ठीक है, रुपीज 1.4 पर आवर। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग निकल गया। इसमें वैसा कुछ अलग था नहीं, मुझे जैसा लगा कि इसमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस ये लाइन थोड़ा सा समझना था हमें कि हम लोग टाइम स्टैंडर्ड टाइम कितना लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रोडक्शन हमें 1 डजन आर्टिकल के लिए बोल रहा है, तो हम लोग यही वाला स्टैंडर्ड आवर, और ये जो है एक्चुअली ये तो दिया हुआ ही है, तो ऐसा हम लोगों ने वैसे किया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसके बाद 27 नंबर
इसमें क्या बोला है देखते हैं। सुरेश टेक 9 hours टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली वेजेस एंड 6 hours ऑन ए स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। बोल रहा है सुरेश को 9 घंटे लगते हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, डेली वेजेस बेसिस पे काम करते हैं, एंड 6 hours ऑन स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, और डेली जो है उन्हें 6 hours काम करना पड़ता है, उसके बेसिस पे पेमेंट मिलता है। हिज आवरली रेट इज 25 पैसा। उनका 1 घंटे में 25 पैसा इनको मिलता है। द मेटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट 4, मतलब जो मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो मेटेरियल का जरूरत होता है वो 4 रुपीज का है। एंड फैक्ट्री ओवरहेड 150% ऑफ द टोटल डायरेक्ट वेजेस। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर द फॉलोइंग मेथड। हमें अलग अलग मेथड में फैक्ट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। फैक्ट्री कॉस्ट मैंने वहां पर तुम लोग को बताया था। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है, ये देखो कॉस्ट शीट जब करोगे, फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कुछ है, ये सब मिलके होता है प्राइमरी कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, तो मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया था जिसपे हमें सॉल्व करना पड़ा था। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू सॉल्व करना पड़ा था, अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैलकुलेट करके। इलास्ट्रेशन 27, फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेते सबका। ठीक है, यहाँ पर टाइम रेट पे फैक्ट्री कॉस्ट निकाल लेंगे हाल से, और रोवन यहाँ पर मेन सोल्यूशन हो जाएगा, पीछे हम वर्किंग बना लेते हैं। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मेटेरियल जो कि दिया हुआ है 4 रुपीज। मेटेरियल का कॉस्ट तो कोई मेथड के साथ चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। प्लस करना पड़ेगा लेबर, जो कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अलग अलग मेथड से अलग होगा। तो जो निकल के आएगा दैट इज प्राइम कॉस्ट, ये निकल के आएगा प्राइम कॉस्ट। और इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओवरहेड। ओवरहेड यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ओवरहेड बोला है 150% ऑफ टोटल डायरेक्ट वेजेस। यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी जो लेबर निकल के आएगा, फिर वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से जो टोटल आएगा वही हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करना क्या है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वेजेस कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। टाइम रेट सिस्टम में कैसा होगा पेमेंट, हालसे में और रोवन में। अच्छा, तो देखो टाइम टेकन 9 hours, यहाँ पर लिखते हैं टाइम टेकन 9 hours, 9 hours, 9 hours। टाइम अलाउड, टाइम अलाउड हिज आवरली रेट इज 25 पैसा। अच्छा, यहाँ पर बोला है सुरेश टेक्स 9 hours टू कंप्लीट a job on daily wages and 6 hours on a scheme of payment by result। अच्छा, तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा पढ़ना गलत हो गया। यहाँ पर बोला है सुरेश नॉर्मली 9 hours लेते हैं टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली वेजेस। ठीक है, डेली वेजेस बेसिस पे जब उनको पेमेंट मिलता है, वो जो काम करते हैं उसको कंप्लीट करने में उनको नॉर्मली 9 hours लगता है। तो मैंने टाइम, अच्छा मैंने टाइम टेकन पे ही लिखा हुआ है 9 hours। ठीक है, और बोल रहा है और 6 hours ऑन स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, और उन्होंने 6 घंटे में काम कंप्लीट किया है ताकि उन्हें इस ऐसे किसी स्कीम में पेमेंट यानी कि बोनस मिल जाए, जैसे कि हाल से रोवन। ठीक है, तो इन्होंने 6 hours में काम जो है कंप्लीट किया है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहा है हम लोगों को टाइम सेव्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा स्कीम के हिसाब से। ठीक है, टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा, टाइम सेव्ड हो जाएगा यहाँ पर 3 hours, यहाँ पर 3 hours। यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, टाइम रेट सिस्टम में कितना टाइम अलाउड था कितना टाइम ये, अच्छा देखो मैंने उल्टा लिखा है, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है लिखने के टाइम पे, यहाँ पर होगा टाइम अलाउड। ठीक है, और ये हो जाएगा टाइम टेकन, है ना। उन्होंने 6 hours में काम कंप्लीट किया ताकि उन्हें किसी एक स्कीम से बोनस मिल जाए, और उनको नॉर्मली टाइम को काम को कंप्लीट करने के लिए 9 hours लगता है। ठीक है, टाइम टेकन ये है।
लेकिन टाइम रेट सिस्टम में पेमेंट कैसे होता है, जितना टाइम काम हो रहा है उसके बेसिस पे 25 पैसा बेसिस पे, उस पर टाइम शिफ्ट कैलकुलेट करने का हमें जरूरत नहीं होता है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट लाइन में रेट है 25 पैसा, मतलब 0.25 0.25 0.25, ये रुपीज में हो गया। यहाँ पर अर्निंग लिख सकते हैं ये वाले केस में, ठीक है। ये देखो 0.25 ये जो है ये पर आवर बेसिस पे है, रेट पर आवर। 0.25 इंटू कितना हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर टाइम टेकन से भी कोई मतलब नहीं है। टाइम रेट सिस्टम का मतलब है जितना टाइम नॉर्मली, देखो वो 6 घंटे में क्यों काम, मतलब काम कंप्लीट कर सकते हैं, वो हेल्से और रोवन के लिए करेंगे ना, अगर उन्हें बोनस मिलेगा। अगर उन्हें पता है कि मुझे टाइम रेट सिस्टम में मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग स्कीम बोला है। तो हेल्से रोवन तो बोनस स्कीम है और टाइम रेट सिस्टम एक नॉर्मल स्कीम है पेमेंट करने का। तो वर्कर जितना टाइम बिताएगा उसी हिसाब से उसे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंटू 0.25, यानी कि 2.25 रुपीज। अब तुम लोग सोच के देखो, यहाँ अगर 6 आवर्स लगा दोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 1.5 हो जाएगा, तो उसको क्या बेनिफिट है, कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ 1.5 ही मिलेगा। तो टाइम रेट सिस्टम का मतलब ये थोड़ी ना होता है कितना टाइम में उन्होंने काम कंप्लीट किया, और वैसे भी कोई जल्दी करेगा नहीं। अगर किसी को बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ टाइम रेट सिस्टम में पेमेंट होगा, जितना टाइम आप काम करोगे उसके हिसाब से। तो अगर कोई 9 आवर्स काम कर रहा है तो उसी हिसाब से पेमेंट मिलेगा। तो अगर चाहो तो यहाँ पर ये भी हटा सकते हो, इसका भी कोई यहाँ पर वैलिड रीजन नहीं है लिखने का, ठीक है। टाइम कितना लिए है वो तभी देखते हैं अगर टाइम बचाने वाला बात आता है और उस पे हमें कुछ बोनस मिलता है। तो यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अर्निंग कैसे निकालेंगे, अर्निंग हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर निकाल सकते हैं, अभी तो हमें पता चल गया कैसे होता है। हाल से में कैसे निकालेंगे, 50% ऑफ टाइम सेव। तो यहाँ पर लिखते हैं 50% ऑफ टाइम सेव्ड यानी 6 आवर्स इंटू वेज रेट यानी 0.25, ये बोनस हो गया, प्लस 0.25 इंटू इन्होंने जितना टाइम जो है लिया है काम करने के लिए। जब बोनस मिलता है तब टाइम टेकन पे कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखो 50% ऑफ 6 यानी 3 इंटू 0.25, ये हो गया 0.75, ये बोनस हो गया, प्लस ये वाला 0.25 इंटू 6, तो ये हो गया 1.5, मतलब 2.25, ठीक है। 2.25 आ रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 50% ऑफ 6 इंटू 0.25, 6 इंटू 0.25 1.5 हो जाएगा, और ये हम लोग का हो रहा है 3 इंटू 0.25। हम फिर से एक बार 0.25 वाला चेक करते हैं, 0.75, ठीक है, 2.25 होगा। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसका हो जाएगा टाइम सेव्ड बाई टाइम अलाउड। टाइम सेव्ड कितना है 3, टाइम अलाउड कितना है 9, 3/9 इंटू नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस कितना हो जाएगा 6 इंटू 0.25, प्लस ये वाला 0.25 इंटू 6 नॉर्मल वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 से कैंसिल, ये 2 हो जाएगा, 0.25 इंटू 2 मतलब 50 पैसा, और ये 1.5 मतलब ये हो जाएगा 1.55, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का आ रहा है 1.5, और नहीं 1.55 तो नहीं आएगा, ये 50 पैसा 50 पैसा यानी 1 रुपए और 2 रुपए, 2 रुपए हो जाएंगे, ठीक है, ये 2 रुपया हो गया। और ये वाला, हाँ ये कैलकुलेशन ठीक है। तो ये हम लोग का हो जाएगा लेबर का अर्निंग। अब ये हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर 2.25, ये भी 2.25 ही आ गया। एक सेकेंड, इसमें हम देख लेते, 50% ऑफ 6 यानी 3, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 0.25, हाँ ठीक तो किया है 0.75, ठीक है। दोनों में कैलकुलेशन जैसा है उस हिसाब से सेम आ रहा है 2.25, ठीक है। तो यहाँ पर लेबर का वर्किंग नोट नंबर 1 से लिखेंगे, ये भी आ रहा है हम लोग का 2.25, ठीक है। ये भी हम लोग का आ रहा है हाल से में भी 2.25, और रो 1 में हम लोग का आ रहा है 2 रुपीज, ठीक है। अब ये ऐड करने से हो जाएगा 6.25, 6.25 और 6 रुपीज, ये प्राइम कॉस्ट हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब 2.25 का 150%, 3.375, मतलब 3.38 लिख सकते हैं, क्योंकि रुपीस का बात है इसलिए मैंने 3.38 कर दिया। यहाँ भी वही सेम होगा 3.38, क्योंकि 2.25 है, और 150% ऑफ 2
मतलब 150% ऑफ 2 मतलब 3 रुपीज, तो ये हो जाएगा 9 रुपीज फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, ये कितना हो जाएगा 6.25 प्लस 3.38, तो ये हो गया हम लोग का 9.63, और यहाँ पर भी हो जाएगा 9.63। ठीक है, तो ये हम लोग को बोला था, ये क्या निकल गया, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ गया। अच्छा, बस मुझे एक चीज डाउट लग रहा है कि हेल्थ से और इसमें सेम आंसर आ गया, मतलब आ सकता है, लेकिन मेरा कोई कैलकुलेशन तो गलत नहीं है, हम एक बार जस्ट चेक करेंगे। टाइम अलाउड 9 आवर्स, टाइम टेकन 6 आवर्स, तो टाइम सेविंग्स 3 आवर्स। अच्छा, तो यहाँ पर टाइम सेव्ड 3 आवर्स है, मैंने यहाँ 6 लिख दिया, मुझे लग रहा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। तो ये 3 आवर्स हो गया, तो 1.5, 3 का 50% इंटू 0.25, तो ये 0.375 होगा, प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 1.875। 1.875 मतलब हम लोग 88 कर लेते हैं, 1.88 आंसर चेंज होगा, देखो 1.88। तो ये हो गया 1.88 यानी 5.88 प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट 5.88, और इसमें हम लोग 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लगाएंगे, मतलब 1.88 का 150%, 2.82, और ऐड कर देते हैं 5.88, 8.70। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वहां गलत हो गया था, मैंने टाइम से बाई चांस पता नहीं क्यों 6 आवर्स ये ले लिया था। ठीक है, वो आगे पीछे करते हुए ये ले लिया था, टाइम से तो 3 आवर्स था, इसीलिए गलत हो रहा था। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का हो गया। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस जो है ये भी हम लोग करेंगे। ठीक है, ये हम सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए करवा रहे हैं, ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस बना हुआ रहे, बाकी हम लोग का लेबर वैसे कंप्लीट है, जो भी हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।